स्वागत है आपका मेरे केमिस्ट्री चैनल यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल पे। इसका नाम है केमिस्ट्री सखा। मैं हूं आपका केमिस्ट्री फ्रेंड मनोज शर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आपने सॉल्यूशन चैप्टर के सारे वीडियोस देखे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके और डाउट्स पूछेंगे। जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि हम नया क्या स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है सॉल्यूशन के बाद, सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर था, थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, 40 मिनट्स के आसपास का वीडियो बनाएंगे, उसमें जितना आ जाता है रिकॉर्ड करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियोस में आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे जिससे कि एक फील बना रहे और आपके समझ में आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है समझते हैं। डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, दो एनर्जीज ली जाती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। बताएंगे आपको केमिकल एनर्जी के बारे में भी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आप लोग जानते ही हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, इनके इंटर कन्वर्जन के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो केमिस्ट्री की ब्रांच बनती है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोली जाती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आपकी हेडिंग पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें आप लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज the branch of chemistry which deals with the study of interconversion of electrical and chemical energy। तो ये होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक पार्ट तो वो होगा जहां हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलेंगे और एक पार्ट इसका उल्टा होगा, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, ये दो पार्ट्स बन जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं डेली लाइफ में जहां पर आप ये दोनों ही प्रोसेस होते हुए देखते हैं या आपने इनके नाम सुने हैं। हमारे घरों में बैटरी लगी होती है, इन्वर्टर होता है। तो बैटरी जो होती है, बेसिकली जब बैटरी इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई आ रही है खंभों से, वायर के थ्रू, कनेक्शन के थ्रू, जब वो नहीं आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और कुछ इक्विपमेंट्स को चलाते हैं, फैन, लाइट, ये सब। तो बैटरी के अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल्स भरे हुए होते हैं। बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स में एनर्जी स्टोर्ड होती है और वो केमिकल्स उस टाइम पे जब हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, अच्छा टर्म यूज होता है व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो उस टाइम पे केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और जो रिएक्शन से एनर्जी निकलती है, केमिकल एनर्जी जो होती है, उसे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये एग्जांपल आपको मिल गया, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो डीसी होती है। और हम डीसी करंट वाले, मतलब डीसी और एसी तो आपने सुना ही होगा, वो डीसी होती है, डीसी करंट होता है। अब क्या है, हमारे घरों में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं वो सब एसी के होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के होते हैं। तो इन्वर्टर जो डिवाइस होती है उसका काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। और इन्वर्टर में चार्जर भी लगा हुआ होता है। चार्जर का काम क्या होता है, अब सुनिएगा। अभी बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी तो क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डिस्चार्ज हो भी जाती है, नहीं भी हो पाती है। जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है जो पोल्स से हम लोग कनेक्शन के थ्रू लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो चार्जर है इन्वर्टर के साथ, वो चार्जर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोल्स से जो आती है उसको ले करके जो केमिकल रिएक्शन थी उनको रिवर्स डायरेक्शन में ले जाया जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टोर कर लेते हैं केमिकल्स में, यानी इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। तो जो हमारे घरों में बैटरी जो लगी हुई होती है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 6 सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज बैटरी। तो जो हमारे घरों में बैटरी लगी होती है, जिसे हम लोग लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है और वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी है। एक्चुअली ये टर्म्स मैंने आपको भी पढ़ाए नहीं, इसलिए मैं रुक गया था अभी। मतलब यहाँ पर दोनों प्रोसेस होती हैं, केमिकल का इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्जन होता है। कब होता है ये? जब वो डिस्चार्ज हो रही है।
और इलेक्ट्रिकल का केमिकल में कन्वर्जन होता है जब वो चार्ज हो रही है। और कुछ एग्जांपल्स आपको बता देते हैं जहां पर इलेक्ट्रिकल का केमिकल में कन्वर्जन होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही होता है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है और किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस पर दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो चैप्टर दो टुकड़ों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। एक टुकड़ा होगा केमिकल से इलेक्ट्रिकल वाला, जो मेजर सेगमेंट है इस चैप्टर का, बड़ा पार्ट है, और दूसरा होगा इलेक्ट्रिकल से केमिकल, जो कि थोड़ा सा छोटा पार्ट है। तो जो शुरुआत हम करेंगे वो शुरुआत होगी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जाम्पल एक लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होता है कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। दरअसल जहां पर कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिस डिवाइस में ऐसा होता है उस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या उसी को बोलते हैं वोल्टेइक सेल। सारे नाम अभी मैं लिखूंगा, पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो पार्ट्स होते हैं। एक ऐसा पार्ट होता है, आप ऐसा कुछ अभी रफली मान के चलिए, थोड़ा फील आ जाएगा चैप्टर में, उसके बाद हम सही से इसको डिस्कस करेंगे, सिस्टमैटिकली और कन्वेंशनली डिस्कस करेंगे। होता क्या है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट ऐसा होता है, इन दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट की रिलेटिव टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की ज्यादा होती है। तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। ऑक्सीडाइज करना चाहता है मींस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स निकलना चाहते हैं यहां से, और ये इसके कंपैरिजन में अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है। रिड्यूस करना चाहता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अगर डायरेक्टली इनको हम टच में ले आए, तो डायरेक्टली टच में लाएंगे तो भैया एक को इलेक्ट्रॉन देने हैं दे देगा, एक को इलेक्ट्रॉन लेने हैं ले लेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी, एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, सराउंडिंग में जाएगी, सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ाएगी, हमारे किसी काम नहीं आएगी। तो इस प्रोसेस को हम इनडायरेक्टली कराते हैं। इनडायरेक्टली कैसे कराते हैं, हम इसको एक्सटर्नली वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वायर के थ्रू कराते हैं, और इंटरनली भी हमें इसको सर्किट कंप्लीट करने के लिए जोड़ना पड़ता है। बताएंगे जिससे जोड़ते हैं इस डिवाइस का नाम क्या होता है। कुल मिलाके हम ऐसी कुछ डिवाइस बना लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना चाहता है, यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलना चाहते हैं यहाँ से, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आना चाहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहां जा रहा है, और चार्ज के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, करंट। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज मूव करने की डायरेक्शन। नेगेटिव अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। कन्वेंशनली दिस मींस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये। इस वायर में करंट आ गई। करंट आने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, और यहां से हम अगर किसी दूसरे सर्किट को जोड़ लेंगे, मतलब यहां से हम चोरी कर सकते हैं, घटिया डाल सकते हैं, ऐसा कुछ। यहां से अगर हम कहीं और ले जाएं इलेक्ट्रिसिटी तो उसको ले जा सकते हैं। मतलब कुल मिलाके हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। तो इलेक्ट्रिसिटी जिस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जनरेट की, वो केमिकल रिएक्शन है कौन सी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मिलाके हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें आप लिखेंगे सबसे पहले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। इसके बाद फिर आप नई लाइन से लिखेंगे, द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो आप लोग लिख ही लेंगे, ये लिख रहे हैं हम यहाँ पर, गैल्वेनिक सेल भी इसे कहते हैं, या इसी को हम लोग वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। फिर नई लाइन से आप लिखेंगे, द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तब हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टामीटर। वोल्टमीटर नहीं,
वोल्ट मीटर तो एक डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है, वोल्टामीटर। द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टामीटर। तो ये लिखने के बाद फिर हमारी जो स्टार्टिंग होगी चैप्टर की, वहां पे हम एक बड़ी बड़ी सी हेडिंग डालेंगे, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फिर से चाहें तो हम डिवाइस का नाम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। अब यही पार्ट चलने वाला है काफी दिनों तक, उसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे जहां इलेक्ट्रिकल से केमिकल आएगा। तो इसके बारे में अब पूरी बात होगी। आप डिवाइस का नाम फिर से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। और अगर इसको हम बिल्कुल सही वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, तो आपको ये बात पता लग चुकी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड है। रेडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी जनरेट होती है, यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर पैदा होती है, उस एनर्जी का कन्वर्जन किया जाता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर डिफाइन करना पड़े तो हम इस तरीके से कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, ब्रैकेट में आप लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन, ब्रैकेट क्लोज, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन हो जाएगी। ये बात आपको पता लग गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो वर्किंग है वो किस पर बेस्ड है, वो रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड है। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं कि ये कैसे पॉसिबल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखने के बाद फिर आप लोग कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल्स से मिलकर बना होता है। एक का नाम होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये आप लोग लिखेंगे, चल रहा है कंटिन्यूएशन में। आपने सेगमेंट कौन सा स्टार्ट किया है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिवाइस का नाम लिख लिया, डिवाइस की डेफिनेशन लिख ली, फिर नीचे आप क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट टू हाफ सेल्स, इट कंसिस्ट टू हाफ सेल्स, दोनों के नाम, एक का नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हो रहा था बेटा, ध्यान रखिए जहां भी ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं, वो भले ही नेगेटिव हो भले ही पॉजिटिव हो। जैसे कि आप आगे चल के देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव आएगा और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड आएगा पॉजिटिव। बट जो चीज फिक्स है वो क्या है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। तो दो पार्ट्स कौन से हुए, पहला हुआ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यानी ब्रैकेट में आप लिखेंगे एनोड, और दूसरा होगा रिडक्शन हाफ सेल, जिसे हम कहेंगे कैथोड। ध्यान दीजिएगा, कोई भी हाफ सेल, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, को बनाने के लिए हमें एलिमेंट को उसके आयंस के सॉल्यूशन के साथ टच में लाना होता है। रिपीट कर रहा हूं, कोई भी हाफ सेल बनाने के लिए एक टिपिकल प्रोसेस जो है, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रोड्स भी बने हैं, कोई भी हाफ सेल बनाने के लिए, हाफ सेल को हम लोग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, कोई भी हाफ सेल यानी इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए, जिसका भी आप मेटल का बना रहे हो, जिंक का, कॉपर का, या किसी और मेटल का, या किसी गैस का बना रहे हो, हाइड्रोजन गैस का या क्लोरीन गैस का, तो उस एलिमेंट को ऐसे सॉल्यूशन के साथ टच में लाएंगे जिसमें उसके आयंस हैं। सपोज दैट जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जिंक मेटल सॉलिड होता है, जिंक की रॉड को हम ऐसे सॉल्यूशन में डिप करेंगे जहां पर जिंक का सॉल्ट हो और वो टूट जाए, दे वहां पर Zn+2। सॉल्ट अगर हम छोड़ दें, कुल मिला के जिंक को टच में लाना पड़ेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Zn+2 के। अगर कॉपर का बनाना है तो कॉपर की रॉड को टच में लाना पड़ेगा Cu+2 सॉल्यूशन के। अगर हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हाइड्रोजन गैस को बबल कराना पड़ेगा ऐसे सॉल्यूशन में जहां पर H पॉजिटिव आयन हो। अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रोड बनाना है, क्लोरीन का हाफ सेल बनाना है, तो क्लोरीन गैस को बबल कराना पड़ेगा ऐसे सॉल्यूशन में जहां पर Cl नेगेटिव आयंस हो। अब आयंस नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो तो टेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि कौन पॉजिटिव आयन बनाना चाहता है, कौन नेगेटिव आयन बनाना चाहता है। अभी तक के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, ध्यान दें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद बताया दो पार्ट्स, एक में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, दूसरे में इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। शुरुआत कहां से हमने की, हमने शुरुआत की केमिकल से इलेक्ट्रिकल की। केमिकल से इलेक्ट्रिकल के लिए डिवाइस का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं।
पूरी डेफिनेशन आपको लिखाई। दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिसे हमने क्या कहा था एनोड, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल जिसे हमने क्या कहा था कैथोड। कोई भी हाफ सेल यानी इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट को टच में लाना पड़ेगा उसके आयंस के सॉल्यूशन के साथ। मैं एग्जांपल लेता हूं एक डेनियल सेल का, पूरी वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी कैसे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एग्जांपल ले रहे हैं डेनियल सेल। देखिए बेटा डेनियल सेल में क्या होता है, दो हाफ सेल्स तो होने ही होने। एक हाफ सेल यानी इलेक्ट्रोड होता है जिंक का और दूसरा हाफ सेल यानी इलेक्ट्रोड होता है कॉपर का। जब उनको हम कनेक्ट करते हैं तो जिंक की कॉपर के कंपैरिजन में अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा। देखिए किस तरीके से, ये हमने जिंक रॉड को लिख देते हैं यहां पर, ये डायग्राम आपको बनाना होगा नोट्स में। ये जिंक रॉड है, इसको हमने ऐसे सॉल्यूशन में डिप कराया, यहां पर भरा हुआ था ZnSO4 एक्वस जो कि टूट चुका होगा Zn+2 एक्वस प्लस SO4-2 एक्वस। जो हमारा पर्पस था एलिमेंट को उसके आयन के साथ टच में लाना, वो पूरा हो गया। दूसरा हाफ सेल होता है यहां पर कॉपर का। हम कॉपर की रॉड को डिप कराते हैं यहां पर, ये कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड को डिप कराते हैं CuSO4 एक्वस। यहां से हमें मिल जाएंगे Copper+2 एक्वस प्लस SO4-2 एक्वस। मतलब ये हुआ कॉपर टच में आ गया कॉपर आयंस के। देखिए एक्सटर्नली इनको हम जोड़ते हैं, यहां पर कुछ भी लगाई जा सकती है डिवाइस जो आपको मेजर करना हो, आपको करंट की डायरेक्शन पता करनी हो तो गैल्वेनोमीटर आप लगाओगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना हो तो वोल्टमीटर लगाओगे। फिलहाल अभी हम गैल्वेनोमीटर का ही यूज कर रहे हैं, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। ये वायर लगा हुआ है एक्सटर्नली। इंटरनली भी हमें एक डिवाइस यूज करनी पड़ती है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पूरी बात करेंगे इसके बारे में। इसका नाम फिलहाल तो होता है सॉल्ट ब्रिज। क्या काम है, किससे बना होता है, वो सारी बातें होंगी। ये इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहां पर इसकी हम वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं, वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग में देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे एट जिंक इलेक्ट्रोड। देखिए जिंक इलेक्ट्रोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीडेशन हो उसी को हम क्या कहते हैं, बताया था आपको एनोड। जरूरी नहीं है कि जिंक का हर बार ऑक्सीडेशन हो, कॉपर के साथ है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे भी एलिमेंट्स आएंगे जहां पर जिंक रिड्यूस होगा और वो एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज होंगे, वो डिपेंड करता है रिलेटिव टेंडेंसी पे। एक सीरीज आपको पढ़ाई जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होता है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या होता है बेटा, ये जिंक सॉलिड, कौन सा वाला जिंक है ये वाला जिंक रॉड वाला, ये क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है। कहां छोड़ेगा, एट रॉड पे भाई जिंक का जो एटम था वो कन्वर्ट हुआ, उसने दो इलेक्ट्रॉन छोड़े और कन्वर्ट हो गया Zn+2 एक्वस में। Zn+2 भी लिखिए, जिंक का एटम Zn+2 और इलेक्ट्रॉन्स में हो गया। Zn+2 आ गए नीचे, जब Zn+2 नीचे आ गए रॉड पर इलेक्ट्रॉन छूट गए तो रॉड कैसी हो गई, यहां पर नेगेटिव। रॉड पर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। Zn+2 goes to सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में चले जाते हैं। ये जो हुआ है ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। फिर देखते हैं एट कॉपर रॉड, कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, यहां पर होता है रिडक्शन, और जहां पर रिडक्शन होता है
उसी को हम कहते हैं कैथोड। किस तरीके से, ध्यान दें, Cu+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, कहां से लेंगे, फ्रॉम कॉपर रॉड, और बनाएंगे Cu सॉलिड। ध्यान दें, आप ऐसा कुछ मान के चल सकते हो, कॉपर पॉजिटिव आयन जो ये वाले थे, ये कुल मिला के यहां चले गए, यहां चले गए, तो रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। या यूं मान के चलिए, यहां गए और इलेक्ट्रॉन ले लिए, इससे कॉपर में कन्वर्ट हो गए, तब भी ये रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कुल मिला के हुआ क्या, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो गया, यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो गया। ये रॉड इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, ये रॉड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से यहां की तरफ होने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज दिखाया, इधर जा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या मानी जाती है, करंट की मानी जाती है। तो ये करंट आ गया। इस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अगर इसको हम ओवरऑल दिखाना चाहें तो ओवरऑल में हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, OHR का मतलब है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, Zn सॉलिड, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, क्या बनाया, Zn+2 एक्वस। इसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इन्होंने क्या किया, यहां पर कॉपर+2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, क्या बना, कॉपर सॉलिड। अगर इसको हम जोड़ देंगे यहां पर तो निकल के आती है, इसी को हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन में क्या होगा, आप ध्यान दें, सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने चाहिए। जैसे मान लो अगर यहाँ पे सिल्वर +1 होता तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन आता, और इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो पाते, तो फिर हम इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर ऐड करते। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या बन रहा है, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस। बोर्ड हिल रहा है, वीडियो में वाइब्रेट हो रहा है, देखिएगा। तो क्या बना यहां पर, Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। इसे हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। इस तरीके से ये रिएक्शन होती रहती है। होगा क्या, समय के साथ आप देखिएगा Zn+2 की फॉर्म में नीचे जाता रहता है, जिससे क्या होता है, ये रॉड डिसअपीयर होती रहेगी, धीरे धीरे पतली होती जाएगी, और कॉपर+2 इन द फॉर्म ऑफ कॉपर यहां डिपॉजिट होता रहता है, इसलिए ये रॉड टाइम के साथ थिक होती जाएगी। शुरुआत में ये रिएक्शन कहां जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब तक जाती रहेगी तब तक यहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। आपको पता है लगभग हर रिएक्शंस में एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आता है, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट्स कैसे हो जाएंगे, बराबर। जब रेट्स बराबर हो जाएंगे तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया, और इक्विलिब्रियम आने का मतलब अब फिलहाल हमें यहां से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, तो हम कहेंगे ये सेल डिस्चार्ज हो चुका है, इसे चार्ज करने की जरूरत है, कंपोजिशन को बदलने की जरूरत है, सो दैट रिएक्शन फिर से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ला सकें। और जब इसे फिर हम चार्ज करते हैं तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम नहीं करता है, फिर रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में होती है, तब इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लेके केमिकल एनर्जी अगर हम बनाएं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आपसे कहा जाए लेड एसिड बैटरी के बारे में, वो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो आप कहेंगे व्हेन इट इज डिस्चार्जिंग इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, एंड व्हेन इट इज चार्जिंग, जब इसको हम चार्ज कर रहे हैं, इट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टेज सेल। इसे आप कॉपी करिए, बस 1 सेकंड में मिलते हैं पानी। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जानकारी के बाद उसमें एक पार्ट छूट गया है जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। तो थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है।
किससे मिलके बना होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट भी है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए क्या करते हैं, ये यू शेप की ऐसे रहती है ग्लास ट्यूब ली जाती है। ये हमने ग्लास ट्यूब को लिया, इसके अंदर एक कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन भरा जाता है सेमी सॉलिड टाइप का। क्या होता है उसमें, एक सब्सटेंस हम लेते हैं, अगर शायद रेड एलगी से मिलने वाला एक सब्सटेंस है, अगर नाम का सब्सटेंस होता है, साथ में इसमें जिलेटिन होता है और इसमें हम ऐड करते हैं कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि जो कंडक्टेंस में तो टेक पार्ट करें, एज अ चार्ज पार्टिकल तो अपनी प्रेजेंस को शो करें, बट जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी वहां पे उसमें टेक पार्ट ना करें। जनरली जिनका यूज होता है वो है KCl है, NH4NO3 है, KNO3 है। KCl कुछ जगह पे अवॉइड किया जाता है, K2SO4 है, इनका यूज होता है। ये मिला लिए जाते हैं, मिलाने के बाद एक सेमी सॉलिड टाइप का पेस्ट बन जाता है। उस पेस्ट को यहाँ पर फिल करके यहाँ पर कॉटन लगा दी जाती है, ये कॉटन होती है और मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए कॉटन से पहले यहाँ पर सैंड को भी डाला जाता है कि आयंस सैंड के थ्रू स्मूथली मूव करें और कॉटन यहाँ पर प्लग कर देते हैं। इस तरीके से उल्टा करके जब हम रख देते हैं, एक एनोड में सिरा आ जाएगा, दूसरा सिरा कैथोड पे आ जाएगा। ये होता है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज किससे मिलके बना है, ये कुछ सब्सटेंसेस हैं मीडियम प्रोवाइड कराने के लिए, अगर प्लस जिलेटिन और इनमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स डाले जाते हैं। ये इस टाइप के इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है जो रिएक्शन में टेक पार्ट ना करें, रिडॉक्स रिएक्शन में टेक पार्ट ना करें, बट वहां पर कंडक्टेंस कर सकें, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वगैरह के लिए अपने चार्ज की प्रेजेंस को शो करें। तो देखते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज का फ्लो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो आपने ये दो हाफ सेल्स लिए थे, एनोड और कैथोड। एक्सटर्नली चलिए ये आपने रॉड ले ली थी, यहां पे भी रॉड ले ली थी। एक्सटर्नली आपने क्या किया था, वायर के थ्रू जोड़ दिया था। अभी सर्किट पूरा नहीं है, इंटरनली जब तक इसको हम सॉल्ट ब्रिज से नहीं जोड़ेंगे, सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो पहला मेन फंक्शन जो होता है, इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय प्रोवाइडिंग द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ आयंस। आयंस एक साइड से दूसरी साइड में मूव करते रहते हैं। कौन से आयंस कहां मूव करेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे इसके सेकेंड फंक्शन में, लेकिन पहला फंक्शन आपको यही लिखना होगा, इट मेंटेन्स इट कंप्लीट्स द सर्किट। ये सर्किट को पूरा करता है, पहला फंक्शन ये आएगा। दूसरा फंक्शन, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। कैसे, देखो क्या हो रहा था, आपको याद हो यहां पर जिंक का एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो ये रॉड पर चार्ज कैसा आ गया था, नेगेटिव, और यहां पर चार्ज कैसा आ गया था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, जिंक पॉजिटिव आयन की फॉर्म में यहां आ गया था, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब दिक्कत क्या होगी भाई, हम तो ये चाहते हैं कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो। जब नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं, हम चाहते कि यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो। इस पॉजिटिव चार्ज से हमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि जब यहां नेगेटिव और यहां अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद जिंक का एटम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े क्या बन गया, जिंक प्लस, वो यहां आना चाहेगा। जब वो यहां आना चाहेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और रिएक्शन स्लो हो जाएगी।
तो सॉल्यूशन का पॉजिटिव होना हमारे लिए गलत है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए गलत है। ऐसे यहां क्या हो रहा था, ये कॉपर पॉजिटिव आयन क्या कर रहे थे, यहां चले जाते थे। जब यहां चले जाते थे तो क्या हुआ, जितने कॉपर पॉजिटिव आयन थे यहां उतने सल्फेट आयन थे, इस पर चार्ज तो पॉजिटिव आ गया। कॉपर पॉजिटिव आयन जब यहां चले गए, सल्फेट और कॉपर कैंसिल हो गया, तो सल्फेट की वजह से यहां पर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। इसका ये नेगेटिव आना भी हमारे लिए खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है, जब अच्छा खासा नेगेटिव हो जाएगा तो कॉपर पॉजिटिव आयन को ऊपर जाने से रोकेगा, ऊपर जाने से रोकेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा, और यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव जनरेट नहीं होगा, तो फिर ये रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो जनरेट हो गए उसमें क्या होगा, इनको खत्म करना पड़ेगा। तो क्या होता है, सल्फेट आयंस जो यहां पर एक्सेस में है, एक्स्ट्रा हो गए, वो यहां से इसके थ्रू फ्लो करके यहां आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज ये खत्म होता रहेगा, यहां का पॉजिटिव चार्ज सल्फेट आयंस के आने से खत्म होता रहेगा, और ये सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बने रहेंगे। रॉड्स पे नेगेटिव और पॉजिटिव आता रहेगा, रॉड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी चार्ज का डिफरेंस बना रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करते रहेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज किससे बना होता है, ये आपको बताना होगा। सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शंस, पहला मेंटेन्स, कुछ भी आप पहले ले लो, पहला आप ले सकते हो, इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय प्रोवाइडिंग द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ आयंस। भाई सर्किट पूरा करने का मतलब ये थोड़ी ना कि यहां से यहां आपने रस्सी से बांध दिया। सर्किट पूरा होने का मतलब चार्ज फ्लो होना चाहिए। चार्ज किस फॉर्म में फ्लो होता है, आयंस के फॉर्म में फ्लो होता है। तो सर्किट पूरा करता है बाय प्रोवाइडिंग पाथ फॉर द फ्लो ऑफ आयंस, और दूसरा इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। फिर वो कैसे होती है, वो भी ऐसे होती है बाय प्रोवाइडिंग पाथ फॉर द फ्लो ऑफ आयंस। इसके अलावा जरूरत पड़ती है तो इसमें जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यहां जरूरत है नेगेटिव आयन की, तो इसके जो KNO3 वगैरह आपने लिया था, नाइट्रेट आयन इधर की तरफ आ जाएगा, क्लोराइड आयन इधर की तरफ आ जाएगा, और इधर की तरफ पॉजिटिव आयन चला जाएगा। इस तरीके से सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हैं, और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें ज्यादा देर तक इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन हो गए, और सॉल्ट ब्रिज किससे मिलके बना होता है ये भी आपको समझा दिया गया। अगर आपको लिखना पड़े तो आप लिखिएगा शॉर्ट में, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय प्रोवाइडिंग पाथ फॉर द फ्लो ऑफ आयंस, दूसरा कंप्लीट सर्किट, वो भी कैसे, बाय प्रोवाइडिंग पाथ फॉर द फ्लो ऑफ आयंस। ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखते हैं कितने मिनट का हो गया। तो अभी है टाइम, अभी 32 मिनट्स का ही हुआ है। आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी वो होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी रेडियल सेल हमने यहाँ पे बनाया था, इसको हम वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कौन कैथोड है, कौन एनोड है, ये सारी चीजें हम एक लाइन में दे सकते हैं वर्ड्स के थ्रू। दैट लाइन रिप्रेजेंटिंग द सेल, उसी को हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आपकी हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले इसमें 2-3 लाइनें लिख दीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। फटाफट लिखिएगा पहली लाइन, एनोड इज रिप्रेजेंटेड इन लेफ्ट एंड कैथोड इन राइट। एनोड इन लेफ्ट, कैथोड इन राइट। The two half cells are इसी में the two half cells are separated by double vertical line. Two half cells are separated by double vertical line. इसी में लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद, this double vertical line represents salt bridge। पहला पॉइंट हुआ। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। सेकेंड है, in the representation of anode element is represented first then ions, whereas in the representation of cathode ions first then element। full stop के बाद, ion and element are separated by single vertical line। ion and element are separated by single vertical line।
नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कॉमा, प्रेशर ऑफ गैस एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन पैरेंथेसिस, मतलब ब्रैकेट। क्या क्या? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस एंड प्रेशर ऑफ गैस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन ब्रैकेट। एग्जाम्पल लेते हैं डेनियल सेल का। तो डेनियल सेल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमने कहा था, देखो एक वर्ड भी लिया गया है, आप चाहो तो वहां से याद रख सकते हो, LOAN, लोन, L फॉर लेफ्ट, रेंडमली बना दिया गया। O का मतलब यहां पर है ऑक्सीडेशन, A का मतलब है एनोड और N का मतलब है नेगेटिव। देखिए लेफ्ट में एनोड होता है, एनोड पे एनोड हमेशा क्या करता है? ऑक्सीडेशन, और यहां पर एनोड कैसा होता है? नेगेटिव। आप चाहें तो इसका उल्टा भी बना सकते हैं, भाई लेफ्ट का राइट कर दीजिए, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन कर दीजिए, एनोड का कैथोड कर दीजिए, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दीजिए, RRCP। तो फिलहाल लेकिन आप ज्यादा अच्छा है केवल इसी से काम चलाएं। तो एनोड कहां आएगा? राइट, लेफ्ट में, कैथोड जाएगा राइट में। ये डबल वर्टिकल लाइन, इससे इधर कैथोड, इससे इधर एनोड। जब आप एनोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहले एलिमेंट फिर आयन। एलिमेंट कौन था? जिंक, सॉलिड। आयंस कौन थे? Zn+2, जो कि कैसे थे? एक्वस। इनकी कंसंट्रेशन क्या थी वो भी आपको दिखानी पड़ेगी। C1 कंसंट्रेशन मान ली, यहां पे दिखाएं या यहां पे नीचे दिखाएं चलेगा, दोनों को आप सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे, ऐसा मैंने आपको लिखाया है। फिजिकल स्टेट इसकी सॉलिड है, इसकी कैसी है? पानी में घुला हुआ है तो एक्वस है। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन जो भी हो, 0.01 मोलर हो या 1 मोलर हो, जो भी हो, वो C1 करके हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। नीचे भी दिखाई जा सकती है कंसंट्रेशन। ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया एनोड का। अगर हम बात करें कैथोड के रिप्रेजेंटेशन की, तो कैथोड में पहले हम लेते हैं आयंस को, एक्वस। कंसंट्रेशन क्या है जो भी है बतानी पड़ेगी, सिंगल वर्टिकल लाइन, कॉपर, कॉपर हो गया सॉलिड। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया डेनियल सेल का। एनोड लेफ्ट, कैथोड राइट, कहां पर क्या यूज करना है सारी चीजें आपको बता दी गई। और भी बहुत सारे जब एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो रिप्रेजेंटेशन हमारे समझ में आएगा। बस ये याद रखिएगा, भले ही नेगेटिव आयन हो या पॉजिटिव आयन हो, कई लोग पता है इसको इस तरीके से सोच लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो जिंक से Zn+2 ऑक्सीडेशन हो गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, तो +2 से 0 मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को अपने दिल में बसा लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर नेगेटिव आयन होता तब भी नेगेटिव आयन इधर ही रखा जाता। आयंस आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड टुवर्ड्स सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज भी आयंस के साथ टच में होता है। सॉल्ट ब्रिज कहां पड़ा हुआ होता है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में। तो याद रखिएगा जो आयंस होंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, वो हमेशा सॉल्ट ब्रिज के साथ टच में रहेगा, भले ही पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगाइए, जल्दी ही टेस्ट होगा। और जब भी आप वीडियो देखें तो मैं बहुत बार आपसे कहता हूं कि आप अपनी अटेंडेंस शो करने के लिए प्लीज, आप सब्सक्राइब हैं या नहीं हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दें। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं और ज्यादा अच्छे से सर्व कर सकूं। थैंक यू।